गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी द्वितीय में कारक चैप्टर नंबर 15 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। तो कारक देखिए, सबसे पहले हम एक वाक्य पढ़ते हैं। राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में बाणों से मारा। तो राम और सीता के बीच में ने से क्या उसका संबंध स्थापित हो रहा है। उसके बाद में रक्षा के लिए रावण को लंका, तो ये को के लिए में से ये जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कारक। इस वाक्य में क्रिया है मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो क्रिया करने वाला कौन हो गया? कर्ता। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। किसको मारा? रावण को मारा। तो क्रिया का फल जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है या जिस वस्तु पर पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? कर्म। किससे मारा यानी किस साधन से मारा? तो उसने किस साधन से मारा था? बाण से। तो क्रिया का साधन क्या हो गया? करण। ठीक है। और किस लिए मारा? सीता की रक्षा के लिए। तो क्रिया का मतलब क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, यानी किस वजह से उसने क्रिया की थी, तो वो हो गया उसका संप्रदान। नेक्स्ट देखिए, कहां पर मारा? लंका में मारा, तो वो हो गया उसका स्थान। तो क्रिया का स्थान क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। ध्यान रखना, क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया का फल जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर पड़ रहा है वो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और क्रिया के साधन द्वारा की गई, किसको माध्यम बना के क्रिया की गई, उसे हम कहते हैं करण। क्रिया का लक्ष्य क्या है? संप्रदान। क्रिया का लक्ष्य क्या कहलाता है? संप्रदान। क्रिया का स्थान क्या कहलाता है? अधिकरण। समझ गए? एक और वाक्य देखिए। ओ मोहन, मोहन के बाद में देखो संबोधक चिन्ह दिया गया है जिसको आप बोलते हो एक्सक्लेमेटरी साइन। देखिए, ओ मोहन प्रज्ञा का भाई दिल्ली से आ गया होगा। अब इसमें क्या है? आना क्रिया है। कहां से, किस स्थान से वो निकल कर आया है? तो वो दिल्ली से आया है। तो क्रिया के प्रस्थान का स्थान आपादान है, यानी दिल्ली से वो आ गया होगा, दिल्ली को उसने छोड़ दिया। तो किसी चीज से हम अलग होते हैं तो उस अलग होने की क्रिया के लिए क्या आएगा? आपादान। क्रिया के अलग होने का स्थान क्या कहलाता है? आपादान। ओ का संबंध हम किसके लिए बोल रहे हैं? सुनने वाले के लिए। देखो, ओ मोहन, यानी मोहन को हम क्या कर रहे हैं? संबोधन दे रहे हैं। अरे ओ, ये वाले क्या होते हैं? संबोधन। तो ओ का संबंध हम कर्ता के लिए यानी सुनने वाले के लिए मतलब सुनने वाले के लिए कर रहे हैं, कर्ता के लिए नहीं। तो का संबंध क्रिया से न होकर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से है। अब देखिए, ये इतना पढ़ने के बाद में हमें समझ में क्या आया कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे हम कारक कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो परिभाषा को। संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो हमें क्रिया व वाक्य के अन्य शब्दों से एक संबंध स्थापित करे उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो थी हमारी परिभाषा। अब कारक को हमने 8 भेदों में डिवाइड किया है। तो देखिए, पहले हमने ये जो वाक्य पढ़े थे तो हमने उन 8 भेदों का इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब हम उसको विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसर्ग। परसर्ग क्या होता है? किसी कारक के रूप में ढलने पर संज्ञा या सर्वनाम, यानी जब हम किसी कारक के साथ संज्ञा या सर्वनाम को यूज में लेते हैं तो उसमें ने, को और से आदि जो शब्द लगाए जाते हैं, संबंधवाचक शब्द लगते हैं, उनको बोलते हैं परसर्ग। यानी कृष्ण ने, राम ने, सीता को, है ना। तो ये को, से और ने, इनको हम बोलते हैं परसर्ग। यहाँ पर ने क्या है? परसर्ग। ये जो वाक्य है उसमें ने क्या है? परसर्ग। ने, को और से, ये क्या कहलाते हैं? परसर्ग। अब देखते हैं हम कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकर, संबंध और संबोधन। ये इस चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप 4th 5th से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। साथ में ही अगर आप ध्यान दोगे तो अब तो आप संस्कृत भी पढ़ते हो, तो संस्कृत में आपके विभक्तियां आती है ना। तो उन विभक्तियों को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह। इनको विभक्ति भी बोलते हैं, चिन्ह भी बोलते हैं। तो कर्ता की विभक्ति क्या होगी? ने। कर्म की क्या होगी? को। करण से, के द्वारा या के साथ, संप्रदान के लिए, और आपादान से, पृथकता यानी अलग होना। अब देखिए, करण में भी अपने पास विभक्ति से है और आपादान में भी से है।
लेकिन इन दोनों में क्या चेंज है? करण में आता है साधन, मतलब मैं कलम से लिखता हूं, है ना, मैं कलम से लिखता हूं, मैं चम्मच से खाना खाती हूँ, तो वहां पर क्रिया किस चीज से हो रही है? वो साधन के लिए आता है से करण। और कहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है? जैसे मैं विद्यालय से घर जाती हूँ, तो मैं विद्यालय से क्या हो गई? पृथक हो गई, अलग हो गई। तो वहां जो से आएगा वो क्या होगा? अपादान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिकरण में पर, रमेश घोड़े पर सवार है, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण। मैं घर घर में बैठी हूं, तो उसमें मैं आएगा, वो क्या होगा? का अधिकरण। वो संबंध क्या होगा? का के की। जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, मोहन सौरभ के घर गया, तो किसके घर गया? वो सौरभ के घर। तो यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। और देखिए संबोधन, संबोधन हम क्या करते हैं? हे, अरे, ओ। ध्यान दें, कर्ता से संबंध तक सभी के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि शब्दों से पूर्व लगते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली बात है कि बाकी जो कर्ता, कर्म और ये हैं, इनके विभक्ति चिन्ह अंत में लगाए जाते हैं, यानी लास्ट में विभक्ति चिन्ह लगते हैं, जबकि संबोधन कारक है वो सबसे स्टार्टिंग में लगता है। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम एंड में ही लगे वाक्य का। लास्ट का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के बीच में या फिर क्रिया के साथ लगाए जाते हैं ना, बाकी सबके तो कर्ता से लेकर किसके? संबंध तक के। जबकि ये संबोधन ही एक ऐसा चिन्ह है जो वाक्य के स्टार्टिंग में लगता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम से भी पहले लगता है। तो ये क्या होगा? आपका संबोधन कारक। अब चलिए विस्तार से हम प्रत्येक चीज का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सामने आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें क्रिया को ध्यान में रखना है। क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भगत सिंह ने बलिदान दिया, तो देखिए भगत सिंह ने, अब इसकी विभक्ति कौन सी थी अपने पास? ने विभक्ति थी ना, तो ये देखिए भगत सिंह ने शब्द अपने पास आ गया है। यहाँ भगत सिंह बलिदान देने वाला अर्थात कर्ता कारक ने है, और परसर्ग कौन सा है? ने, क्योंकि ने को से ये तीन क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। कर्ता कारक का मूल परसर्ग ने है, किंतु कर्ता बिना परसर्ग के भी प्रयुक्त होता है। कई बार क्या होता है? ये परसर्ग ने विभक्ति नहीं लगाते हैं हम। कई वाक्य ऐसे भी होते हैं ना, नेहा पढ़ती है, नेहा ने पढ़ती है, गलत हो जाता है वाक्य, तो नेहा पढ़ती है, ये हम लगाते हैं, परसर्ग लगाना रहने देते हैं। तो इसका मीन्स ये नहीं होता है कि वहां पर कर्ता कारक ही नहीं है, क्योंकि विभक्ति नहीं दिखी। लेकिन नेहा पढ़ती है में नेहा कर्म कर रही है, क्रिया कौन कर रही है? नेहा कर रही है। तो नेहा कर्म करने वाली, क्रिया करने वाली हो गई ना नेहा। तो जहां पर नेहा क्रिया कर रही है, यानी जहां पर कर्ता कार्य कर रहा होता है, वहां पर कर्ता कारक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास कोई भी कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्या है? क्रिया है। तो क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता स्वयं कर रहा है, तो वहां पर अपने कर्ता कारक होगा। कई बार क्या होता है? परसर्ग नहीं लगता। परसर्ग यानी क्या होता है? कारक के जो चिन्ह होते हैं ना, ने को से, ये नहीं लगते हैं। इसका मीन्स ये नहीं होता कि वहां पर कर्ता कारक नहीं है। कुछ वाक्यों में कर्ता के साथ द्वारा, से तथा को भी लगाता है। जैसे गुंडों द्वारा पिटाई की गई, तो कार्य किसने किया है? गुंडों ने। कर्ता कौन हो गया? गुंडे। तो ये क्या होगा? कर्ता कारक होगा। बच्चों से लड्डू खाए गए, तो यहाँ पर से शब्द आते ही आप मीन्स ये नहीं समझ लेना कि अपादान कारक है या करण कारक है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चों से, है ना। लड्डू खाने की क्रिया संपन्न हुई है, तो बच्चों से कार्य हुआ है, और कर्ता कारक के ठीक साथ में से विभक्ति लग रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। जहां पर कर्ता के साथ से, द्वारा, को ये भी लगा दिए जाते हैं, तो वहां भी अपने को कर्ता कारक ही होगा। यानी आपने को ये चीज में ध्यान रखनी होगी कि क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, तो वहां पर कर्ता कारक ही होगा। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। एक उदाहरण देखिए, मैं बेटे को पढ़ाता हूं, यहाँ बेटे को क्या है? कर्म कारक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
यदि कर्म अप्राणीवाचक हो तो परसर्ग को नहीं लगता। यदि कर्म, यानी कर्म होता है अप्राणीवाचक, यानी प्राणी का मतलब जो जीवित होते हैं। अप्राणीवाचक का मतलब होता है जैसे यहाँ विकेट, शतक, ये वाली मिठाई, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अप्राणीवाचक। इनमें सांस थोड़ी ना लेते हैं, ये जीव नहीं होते ये। तो को नहीं लगता है, कई बार क्या नहीं लगता है? को नहीं लगता है। जैसे विराट ने शतक बनाया। अब यहाँ पर अगर आपको कर्म छांटना है तो आप क्या लिखोगे? विराट ने क्या बनाया? शतक बनाया। तो जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? कर्म कारक। आपने क्रिया पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तब अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ाई थी। तब मैंने आपको पूछा था कि अगर आपको सकर्मक क्रिया छांटनी है तो आप प्रश्न पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा, इसका मतलब वो कर्म है। तो यहाँ भी सेम वही सिस्टम है। अगर को नहीं लग रहा है तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विराट ने क्या बनाया? शतक बनाया। तो शतक में को नहीं लग रहा, क्योंकि शतक क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है, निर्जीव होता है। किसी किसी वाक्य में दो कर्म भी हो जाते हैं। द्विकर्म क्रिया पढ़ी है ना आपने, तो किसी किसी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं। उसने मोहन को मिठाई दी। अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछते हैं और दोनों के हमें आंसर मिल जाते हैं। उसने मिठाई किसे दी? मोहन को। उसने मोहन को क्या दी? मिठाई दी। दो कर्म आने पर प्राणीवाचक कर्म पहले आता है और उसके साथ परसर्ग लगता है। अब ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर कर्म है और वाक्य में दो प्राणी है वाचक, मतलब एक प्राणीवाचक कर्म है और एक है प्राणीवाचक है। अब मोहन तो क्या है? प्राणी है, व्यक्ति है ना, कोई सांस लेने वाला है, तो वो प्राणीवाचक हो गया। और मिठाई जो कर्म है वो अप्राणीवाचक है। तो जो वाक्य के साथ प्राणीवाचक जो है ना वो पहले आएगा और उसके साथ ही विभक्ति लगेगी। अब कर्म, कर्म कारक में ही विभक्ति लगती है को। तो मोहन को, तो प्राणीवाचक संज्ञा पहले आएगी और उसके साथ को विभक्ति लगेगी, और मिठाई क्या आएगी? बाद में आएगी। नेक्स्ट देखिए अपना करण कारक। क्रिया जिस साधन से होती है, यानी जिस चीज से हम क्रिया को करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। जैसे गुरुजी गाड़ी से आए। गुरुजी के आने का यानी क्रिया का साधन क्या था? गाड़ी। यानी वो किस चीज से आए? ऊपर से सीधे उड़ के तो आए नहीं, वो किस साधन से आए? गाड़ी से आए। तो गाड़ी यहाँ पर क्या होगी? अपना करण कारक होगी, यानी क्रिया जिस साधन से की जा रही है। मैंने रस्सी को चाकू से काटा। मैंने रस्सी को किससे काटा? चाकू से काटा। तो जहां पर क्रिया किस वस्तु से करी जा रही है, जिस साधन से की जा रही है, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने बंदर को डंडे से पीटा, तो मैंने उसको पीटने का जो कार्य किया था वो किस साधन से किया? डंडे से। तो वहां पर डंडा क्या होगा? अपना करण कारक होगा, से। यानी जहां पर से आ रहा है ना, जिस वस्तु से, तो वो से है, वो करण कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक। क्रिया जिसके लिए की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, और कहीं कहीं को चिन्ह भी लगता है। अब आपको एक चीज की ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम संप्रदान कारक में आता है हम किस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी क्रिया का लक्ष्य क्या है। मान लो बच्चे परीक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। पर किस चीज के लिए, क्यों पढ़ने का, मतलब जो पढ़ने का जो कार्य है वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रथम आने के लिए। तो प्रथम आने के लिए, प्रथम के साथ क्या आया है? के लिए विभक्ति आई है, तो वो संप्रदान विभक्ति होगी। एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, कि किसी को अगर हम कुछ दे रहे हो तो देने के अर्थ में भी हमेशा संप्रदान कारक आता है। जैसे उसने भिखारी को रोटी दी। अब यहाँ पर को विभक्ति आ गई तो आप सोचोगे कर्म को आएगा, नहीं। किसी को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? संप्रदान विभक्ति ही आएगी। नेक्स्ट देखिए अपादान कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ अलगाव यानी पृथक होने का भाव पैदा करती है उसे अपादान कारक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो क्रिया से अलग अलग हो रहे हैं तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह भी से होता है। उदाहरण के लिए देखें, बच्चा स्कूल से आया है। अब बच्चा स्कूल से आ चुका है, यानी बच्चा स्कूल से क्या हो गया? अलग हो चुका है। पत्ता पेड़ से गिरा है, पत्ता वो पेड़ से अलग हो गया है, तो अलग अलगाव की स्थिति हो गई है यहाँ। किससे? गिरने का भाव हो गया, किससे? पेड़ से वो गिर चुका है, अलग हो चुका है। अधिकरण कारक। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द अधिकरण कारक कहलाता है।
यानी क्रिया किस स्थान पर हो रही है तो वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है में या फिर पर। देखिए, मैं सरोवर में नहाया, तो यहाँ पर में विभक्ति है तो अधिकरण कारक है। गुरुजी कुर्सी पर बैठे हैं तो पर विभक्ति है, तो कौन सा कारक होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा हमारे पास अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए, संबंध कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं। मान लो वाक्य में एक या एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, तो एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण देखिए, मेरा बेटा आपका कोट उठा लाएगा। तो आप पूछेंगे इसमें का कहाँ है, देखिए आपके साथ लगा हुआ है ना का। अब नेक्स्ट देखिए, राधा कृष्ण जी की भक्तिन थी, तो यहाँ पर की आ गया ना, भक्तिन के और कृष्ण, मतलब राधा और कृष्ण का क्या संबंध था, भक्त का संबंध था, तो संबंध कारक आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संबोधन कारक। किसी को पुकारने के लिए काम आने वाले शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं, हे, अरे, ओ। तो क्या होंगे, ए बालक, बालक के बाद में क्या आएगा, इसका संबोधक का चिन्ह आएगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बालक, बालक की बात क्या आएगा, संबोधक चिन्ह। इधर आ। अब देखिए, जैसे संस्कृत में आपके रूप होते हैं ना, वैसे ही ये रूप है, तो इसको आपको लर्निंग करने की वैसे कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है। सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट चीज क्या थी इसमें, कारक के चिन्ह देखने थे, और अपने को कारक कैसे यूज में हो रहा है वो चिन्ह अपने को देखने। ये देखें, ये चीज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने वाले रूप कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। उनके चिन्ह इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव या फिर अलग, अधिकरण में पर, संबोधन काके की, रारेरी, नाने नी, संबंध हे, अरे, ओ। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है कारक का यहीं पर समाप्त होता है। ये बुक एक्सरसाइज आप करने का अभ्यास करें। आज की क्लास हमारी इतनी ही है। धन्यवाद।